हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने रव के चैनल पे। और आज हम शुरू करने वाले हैं कुछ नया, कुछ फ्रेश, जिसका नाम है आई पॉडकास्ट बाय रव। अबे उसे पॉडकास्ट कहते हैं, पॉडकास्ट। हाँ, मुझे पता है, पॉडकास्ट तो हर कोई कर रहा है, जिसको भी देखो पॉडकास्ट 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 पॉडकास्ट। लेकिन हम वो नहीं करेंगे जो हर कोई कर रहा है, इसलिए हम करेंगे आई पॉडकास्ट, क्योंकि मुझे आईपॉड बहुत पसंद था, तो वो आई पॉडकास्ट मैंने वहां से चुरा लिया है। लेकिन अबे तो हम क्या अब तुम्हारे चैनल पे गाने सुनेंगे? अरे नहीं यार, मुझे पता है आईपॉड में हम लोग गाने सुना करते थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग गैजेट था। लेकिन यहाँ पे हम गाने नहीं सुनेंगे। ऑफ कोर्स कोई सिंगर आएगा तो उससे गाने भी सुनेंगे, लेकिन इसका मकसद है हम लोगों के किस्से सुनेंगे, हम उस जर्नी के बारे में जानेंगे जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। लोग डायरेक्ट वही जानते हैं कि वो कैसे सक्सेसफुल हुए, कैसे स्टार बन गए, लेकिन हम उनसे वो चीजें पूछेंगे बिल्कुल अनफिल्टर्ड, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं। वैसे भी मैं बिना स्क्रिप्ट के ही काम करता हूँ, सो बिना स्क्रिप्ट के बिल्कुल अनफिल्टर्ड, बिल्कुल रॉ हम उनसे पूछेंगे कि वो कैसे यहाँ तक पहुंचे। और अगर आपको ये आई पॉडकास्ट बाय रव पसंद आए तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, इसके और भी पार्ट्स मैं लाता रहूंगा। और हमारे आई पॉडकास्ट बाय रव के पहले गेस्ट होने वाले हैं निर्भय वाधवा जी। हाँ, आपने इनको बहुत सारे टीवी सीरियल्स में देखा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर जो ये हुए थे संकट मोचन महाबली हनुमान जी के लिए, क्योंकि ये सुपरहिट शो था, ब्लॉकबस्टर था। लॉकडाउन में सब लोगों ने बार बार रिपीट पे देखा। आज भी मैं कई लोगों को देखता हूँ, कभी मैं ट्रैवल करता हूँ तो यूट्यूब पे पुराने एपिसोड्स देख रहे होंगे। सो निर्भय वाधवा से आज हम बात करेंगे बिल्कुल अनफिल्टर्ड। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि वो मेरा रियल भाई है। जी हाँ, जो लोग नहीं जानते उनको बता देता हूँ, निर्भय वाधवा एंड गौरव वाधवा आर रियल ब्रदर्स। सो मुझसे बेटर इंसान कोई हो नहीं सकता था जो उसकी जर्नी आपसे शेयर करे। मैं बीकानेर में बॉर्न हुआ था, वो जयपुर में बॉर्न हुआ था, एंड हम दोनों आ गए मुंबई में और कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से एंटरटेन करने की। एंड गाइस, अब तो ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, विंटर्स आ गए हैं। जयपुर बीकानेर में तो टेम्परेचर बहुत ही लो चला गया है। आई एम श्योर जहां पे आप रहते हैं आपकी सिटी में भी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में अच्छी खासी ठंड पड़ती है। एंड ठंड की वजह से क्या होता है, हमारी स्किन डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है। और अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है हनी एंड मलाई। लेकिन गाइस, इतना इजी नहीं है हनी मलाई का मास्क बना के अपने फेस पे लगाना, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो है कि आप इसको हफ्ते में 1 या 2 बार ही लगा सकते हैं, क्योंकि टाइम इतना लग जाता है, इतना टाइम आजकल किसी के पास है नहीं। और जब हम वो मास्क हटाते हैं ना, तो हमारी स्किन पे ऑयलीनेस रह जाती है। और सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो आती है कि हमारे घर पे हमेशा मलाई रेडी मिलती नहीं है, क्योंकि गाइस मलाई को रेडी करने का अलग प्रोसेस है, फिर उसको एग्जैक्टली हनी के साथ मिक्स करने का अलग प्रोसेस है, फिर मास्क बना के फेस पे लगाना, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। इतनी मेहनत आजकल कौन करता है। लेकिन गाइस, इस विंटर में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मामाअर्थ की तरफ से आता है न्यूली लॉन्च्ड हनी मलाई कोल्ड क्रीम एंड बॉडी लोशन। इसमें जो हनी है वो आपको देता है टाइटर ग्लोइंग स्किन, एंड मलाई जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है टू मेक इट स्मूथ। ये आपको देते हैं ग्लोइंग स्किन और डीपली मॉइस्चराइज भी करते हैं, और ये मॉइस्चर को स्किन में एब्जॉर्ब करते हैं और लॉक भी करते हैं। एंड ये एकदम लाइट वेट है, एकदम परफेक्ट है फॉर ड्राई स्किन। और गाइस, आप इसको डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर फ्री फ्रॉम एनी हार्मफुल केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स। और जो सबसे खास बात मुझे लगती है वो है, अभी दिखाता हूँ, मतलब मैं फील करता हूँ और आपको बताता हूँ, वो है इसकी फ्रेग्रेंस। गाइस सीरियसली इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है ना, जब आप खरीदेंगे, जब आप यूज करेंगे तो आपको पता लगेगा। मतलब ये किसी भी परफ्यूम को अच्छे से टक्कर दे सकती है यार। वाह गाइस, आप इसको बहुत इजीली अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नॉन स्टिकी फॉर्मूला है। और अप्लाई करने के बाद आप खुद फील करेंगे कि आपकी स्किन पहले से ज्यादा नरिश्ड है, पहले से ज्यादा सॉफ्ट है और ग्लो भी कर रही है। सो गाइस, दिस विंटर ग्लो नेचुरली। एंड गाइस, मामाअर्थ की तरफ से एक इनिशिएटिव चल रहा है जिसका नाम है प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। इसके अंदर व्हेनेवर यू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम मामाअर्थ, दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, and they are aiming to plant 1 million trees by 2025। and इनका एक प्रोग्राम भी चल रहा है जिसका नाम है गुडनेस इंसाइडर प्रोग्राम। इसके अंदर यू विल गेट अ फ्री शिपिंग एंड फ्री गिफ्ट ऑन योर ऑर्डर। और बस इतना ही नहीं, आपको मिलते हैं बहुत सारे एक्सक्लूसिव सेल्स एंड बेस्ट ऑफर्स जस्ट फॉर इंसाइडर। अब आप सोच रहे होंगे कि इंसाइडर प्रोग्राम का हिस्सा कैसे बनना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ऑल मामाअर्थ प्रोडक्ट्स आर केमिकल फ्री एंड आर मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट। और मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड ऑफिशियल ऐप पे। और भूलेगा मत, अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऑफिशियल ऐप से शॉपिंग करें तो मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा, जो कि है गौरव 2022, जिससे आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जाके चेक कर सकते हैं। और अब शुरू करते हैं आई पॉडकास्ट बाय रव। सो गाइज, ये है निर्भय वाधवा जो मेरे साथ आ चुके हैं अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए। तो इनसे पूछते हैं। हाय निर्भय। हाय। कैसे हुई आपके करियर की शुरुआत? कैसे एक जयपुर के लड़के का महाबली हनुमान बनने तक का सफर आपने तय किया? हाँ, हुआ ऐसा था कि मैं जयपुर में एक जिम ट्रेनर था, गोल्ड्स जिम के अंदर।
फ्री प्रमोशन। वहां पे तो वहां से मैं जैसे जैसे क्लाइंट्स को सिखाता था तो सब बोलते थे कि आपकी बॉडी ठीक ठाक सी है, आप दिखते भी ठीक से हो, तो लेकिन आप ठीक से दिखते हैं तो फिर काम कैसे मिलेगा? तो अच्छा दिखना हाँ चाहिए। वही तो, लेकिन थोड़ा चढ़ा दिया उन लोगों ने तो मैं चढ़ गया, और जैसे अक्सर लोगों को बिल्कुल लोग चढ़ा देते हैं। वैसा हुआ। और फिर मैं बॉम्बे की तरफ, मैंने घर वालों को बोला कि मम्मी को कि मेरे को बॉम्बे जाना है, एक्टर बनना है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में तो एवरेज सा ही था, मैं बिल्कुल नीचे ही बिलो आता एवरेज। था। ये मत बोलो, मैं तुम्हारा रियल भाई हूँ, वेरी बिलो एवरेज। बिल्कुल झूठ बोल रहा है। नीचे ही आता था, तो क्या काम करेंगे आगे, पापा गवर्नमेंट जॉब में थे तो ऐसा कोई बिजनेस था नहीं, तो क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने मम्मी को कन्विंस किया, तो मम्मी ने आगे पापा से, नाना नानी से बात करी, तो उन सब ने एग्री किया। तो फिर हम बॉम्बे, उन्होंने बोला ठीक है तो बॉम्बे चला जा, वहाँ पे पीजी में रहना, और इतने पैसे हम भेज सकते हैं, 5-10 हजार रुपए जो भी है उतने, और बाकी वहाँ पे नौकरी करके कमाना। तो मैं बॉम्बे आ गया। यहाँ पे आके मैंने देखा, फर्स्ट टाइम ऑडिशंस दिए, तो मेरे को समझ आया कि भाई, मुझे अच्छे से याद है कि जब ये मुंबई शिफ्ट हो रहे थे तो हमारा पूरा परिवार इन्हें मुंबई छोड़ने आया था। हम लोगों ने काफी घर देखे थे कि कहाँ रहना है, कैसे करना है, क्योंकि यार पहली बार हमारी फैमिली से कोई मुंबई आके रहने वाला था। पहली बार कोई ऐसा था जिसने ये ठान लिया था कि वो अपने ड्रीम्स को पूरा करेगा। तो मुझे वो हाउस हंटिंग अच्छे से याद है कि कैसे हमने घर ढूंढा एंड कैसे तुम 5-5, 6-6 लड़कों के साथ एक रूम में रहे, सिर्फ एक बेड मिलता था तुम्हें, बिल्कुल। एंड वहां से तुम्हारा स्ट्रगलिंग पीरियड की शुरुआत। तो मैं शुरुआत में रुका था चर्च गेट पे, और वहां पे एक फारसी रेडी थी, जो पारसी होते हैं, जानते होंगे लोग, पारसी लोग। अब बॉम्बे में काफी कम है, लेकिन मैं वहां पे रुका था कुछ एरियाज में हाँ, जिनके पेस्टोन जी सरनेम इस टाइप के होते हैं, तो वो थे लेडी। तो उनके वहां पे रुका, मेरे को एक बेड मिला था सिर्फ, और उसके अंदर भी खटमल थे बेड के अंदर भी। तो 8,000 रुपए वो नहीं 6,000 रुपए वो चार्ज करती थी वहां पे। तो वो चर्च गेट में मैं रुका, मैंने 1 महीना रहा। मेरे को पहले तो समझ ही नहीं आता था कि ऑडिशंस कहाँ पे होते हैं, क्योंकि आज तो काफी एडवांस हो गया, इंस्टा पे पता चल जाता है, फेसबुक पे पता चल जाता है, ग्रुप्स बन चुके हैं, हो गया आजकल। तो मतलब आप घर से ऑडिशन बना के भेज सकते हो। तो वहाँ उस टाइम पे पोर्टफोलियो चलता था, तो फोटोज लेके अपनी जगह जगह पे जाना पड़ता था बैग लेके। तो पहली बात तो पता नहीं चलता था होते कहाँ है, फिर पता होते थे तो वहां पे धक्के खा खा के जैसे तैसे पहुंचते थे। वहां पे कई दोस्त बन जाते थे, तो उनके थ्रू फिर पता चलता था आज यहाँ पे हो रहा है, आज यहाँ पे हो रहा है, आज यहाँ पे हो रहा है। अगर तब भी समझ नहीं आता था तो नेट पे, हम उस टाइम पे याहू और यही चलते थे, तो इन सब पे, या गूगल तो पे प्रोडक्शन हाउस का एड्रेस कहाँ है, और वहां पे जाके पूछते थे कि भाई हमारे लिए कोई रोल है या नहीं है, और एज ऑलवेज वो भगा देते थे। वो लक था आपका कि कोई ऑडिशन चल रहा हो तो हो जाए। तो वहां पे मैंने फर्स्ट ऑडिशन दिया, तो वहां पे नाम नंबर प्रोफाइल पूछी, तो अपने को पता ही नहीं था कि नाम नंबर प्रोफाइल क्या होती है, कैसे देते हैं। तो नर्वस हो गया मैं, कांपने लग गया। तो मैं आ गया वापस से। फिर मैंने एड्स के ऑडिशन दिए, एड में भी यही था, तो लंबी लंबी लाइनें लगती थी बहुत ज्यादा। आजकल तो क्या इतना लंबा होता नहीं है, पहले ही टाइम देके बुलाते हैं सबको कि ऐसे ऐसे इस टाइम पे खाली होगा तो लेकिन पहले लाइनें लगती थी, आप सुबह जाके खड़े होते थे, शाम को आपका नंबर आता था। और वहां पे भी नर्वस होता था कि अंदर क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, डर सा लगता था। तो मैं गया, लेकिन मेरे को पता चल गया था कि अपना होने वाला नहीं है यहाँ पे कुछ भी, बहुत टफ है। मैं वापस ट्रेन पकड़ के जयपुर चला गया 2 महीने के अंदर कुछ नहीं काम किया मैंने, कुछ नहीं किया। फिर वापस वही अपनी जिम की वहां पे जॉब करने लगा या एक्सरसाइज करने लगा, यही सब। फिर वापस से अंदर से एक जोश आया कि भाई जाके देखते हैं, क्योंकि अब थोड़ा टफ, पहले पता नहीं था, तो मैं चर्च गेट रुक गया, लेकिन अंधेरी बेस्ट जगह होती है रुकने के लिए। तो थोड़ा बहुत बॉम्बे के बारे में समझ आने लग गया था कि मतलब कैसा होता है। सेकंड टाइम जब आप मुंबई आए तो पूरी तैयारी सोच के गया था कि अब नहीं जाना है, ये सब चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो जो लोग देख रहे हैं, जो मुंबई आने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी सुनिए। तो फिर मैं सेकंड टाइम आया। सेकंड टाइम के अंदर मैंने सोच लिया था कि ये सब चीजें होती हैं यहाँ पे, और अब मेरे को रुकना इस एरिया में है, नहीं तो लोकल ट्रेन में धक्के खा खा के आधा टाइम खराब हो जाएगा मेरा। मतलब आप तैयार होके घर से निकलो और चर्च गेट से जब आप अंधेरी ऑडिशन देने पहुंचो तो तब तक पूरा हालत चेंज हो चुका, क्योंकि आप कैब कर नहीं सकते, क्योंकि खर्चा हजारों रुपए में आ जाएगा वहां से लेके यहाँ तक कैब का। तो लोकल ट्रेन में जाना पड़ेगा। लोकल ट्रेन में तो हालत बहुत ज्यादा खराब रहती है, भीड़ ही भीड़ होती है, आने जाना ही एक स्ट्रगल है वहां पे। उसके बाद फिर उतरना, फिर ऑटो करना, फिर प्रोडक्शन हाउस पहुंचना, जगह कहाँ है, और वो मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो रोज रोज जाना इम्पॉसिबल सी बात होती है। तो फिर मैंने अंधेरी में एक पीजी लिया, उसके अंदर मैं रुका, चौल के अंदर, जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ। पहले यहाँ पे चौल थे, इसी एरिया के आसपास में रहता था 12 लड़कों के साथ, जहाँ पे चूहे भी नीचे घूमते रहते थे वहां पे ऐसे। और आपको फ्रेश होने के लिए भी बाहर जाना पड़ता था, घर में मॉल्स में, मुझे याद है आप मॉल्स में टॉयलेट नहीं थे घर में। तो वहां से फिर आगे चले, वहां पे फिर मैंने यहाँ पे
अपना सरवाइव करने के लिए मैंने एक छोटा सा जिम है इधर ई जिम करके, वहां पे मैंने ट्रेनर की नौकरी करी। वहां से मेरे को थोड़ी सैलरी मिलती, थोड़े घर वाले भेजते और मेरी एक्सरसाइज फ्री हो जाता, तो जिम का मतलब खर्चा आप फ्री हो जॉब जाता। भी करते थे और हाँ। मुंबई का सर्वाइवल आप बिल्कुल। उससे ही निकाल रहे थे, बिल्कुल। कुछ कमाते थे और हाँ। ऑडिशंस भी साथ साथ देते रहे थे। बिल्कुल। तो निर्भय नेक्स्ट हमारा ये है, कुछ कह रहा था? हाँ, फिर मेरे को महाभारत मिला ऑडिशन ऐसे ही थ्रू, तो वहां पे मैंने फुल फंबल किया, लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उनको मेरे जैसा ही बंदा चाहिए था। मतलब आपकी पर्सनालिटी एकदम हाँ, फिट हो गई फिट उसमें। हो गई, उनको रोल के लिए यही चाहिए था, क्योंकि दुशासन मेरा पहला कैरेक्टर था जो मैंने काफी पॉपुलर हुआ था। महाभारत में किया। उनको मेरे जैसा ही लड़का चाहिए था, क्योंकि दुर्योधन और मेरी शक्ल आपस में काफी मिलती थी और मेरे डायलॉग इतने ज्यादा थे नहीं, तो वो एडजस्ट कर लेते। तो लकीली मेरा हो गया, जबकि इवन मैं खुद को भी नहीं सेलेक्ट करता अगर जैसा मैंने ऑडिशन था, क्योंकि मेरे से बोली ही नहीं गई थी लाइनें, 2 लाइनें भी क्लियर, लेकिन बस मैंने कैमरे के सामने में आ गया था, वो कैमरे के सामने में। तो इन शॉर्ट वो रोल आपके लिए ही बना था, बिल्कुल, ऐसा हाँ। कह सकते हैं, क्योंकि कई बार एक्टिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो चल जाती है, लेकिन जब उन्हें जो फेस चाहिए होता है वो फेस मिल जाता है, उसके बाद में दे आर लाइक ठीक है यार, एक्टिंग की तो हम वर्कशॉप करा लेंगे, सिखा लेंगे, थोड़ा बहुत काम चला सिखाया लेंगे। उन्होंने हमें। फिर हाँ। 2 साल हमारी ट्रेनिंग हुई, हॉर्स राइडिंग की, उसके बाद यहाँ पे हमारी एक्टिंग की क्लासेस हुई, और बहुत सारे ब्योमकेश बख्शी का जो रोल करते हैं रजत कपूर जी ने ली हमारी क्लासेस। और बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जो संकट मोचन महाबली हनुमान है वही एक टाइम पे महाभारत में दुशासन थे, क्योंकि हाँ। ये चेंज ओवर कैसा हुआ एकदम से, मतलब आप दुशासन प्ले कर रहे हैं, नॉट अ वेरी गुड पॉजिटिव रोल, बट आपने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया था, मैंने पूरा देखा। इन लॉकडाउन में वापस रिपीट भी हुआ था महाभारत, तब भी बहुत अच्छी टीआरपीस थी। सो जो आपने, चलो महाभारत में दुशासन का रोल तो क्रैक कर लिया आपने, अच्छा किया, शो सुपर हिट हो गया, बहुत अच्छा रहा, लेकिन दुशासन के बाद हनुमान तक का सफर कैसा रहा वो बताइए। कैसे, मतलब किसी ने आपको इस लायक समझा कि ये एकदम नेगेटिव करने के बाद हनुमान जी जैसा एकदम पॉजिटिव रोल कर पाएगा? तो क्या हुआ, महाभारत खत्म हो चुका था और सब लोग जो है बॉम्बे आ चुके थे और सब अपने लिए काम ढूंढ रहे थे, और हमारे लिंक्स भी काफी अच्छे बन चुके थे कि कास्टिंग वालों को हम जानने लग गए थे, और भी प्रोडक्शन। और ऑब्वियसली जब आप इतना बड़ा शो करते हो, शो सुपर हिट हो जाता है, तो लोग खुद भी खुद आगे से कांटेक्ट करते हैं, स्ट्रगल जो पहले था वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसे ही मेरे को जेनिक मैम मिली, तो जेनिक ने मेरा ऑडिशन लिया मैडम ने, और मुझे भी याद है मेरा पहला ब्रेक भी मुझे जेनिक मैम ने दिया था, जो अदालत था। हाँ, ऑफिस में बुलाया, मैं गया वहां पे उन्होंने बोला कि महाराणा प्रताप जो है वो चल रहा है और हम बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, महाराणा प्रताप के अंदर जो बच्चा है उसको बड़ा कर रहे हैं। तो उसके अंदर एक कैरेक्टर है हाकिम खान सूरी का, और वो पॉजिटिव कैरेक्टर है जो महाराणा प्रताप के साथ ही रहेगा, और बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा ताकतवर है, और इतना ताकतवर है कि महाराणा प्रताप भी चाहते हैं, अकबर भी चाहता है कि वो हमारी टीम में हो जाए, जिसकी टीम में भी होगा तो वही विजय करेगा, वही जीतेगा। तो ऐसा कैरेक्टर था, तो मैंने उसके बारे में पढ़ा भी, तो काफी ताकतवर कैरेक्टर था वो। और तो फिर मैंने वो कैरेक्टर किया, मैं सोनी के अंदर काम करने लग गया, सोनी टीवी के अंदर। तो वहीं से ही कॉन्टिलो का प्रोडक्शन का था महाराणा प्रताप, और कॉन्टिलो का ही था संकट मोचन महाबली हनुमान, उसकी कास्टिंग चल रही थी, कास्टिंग कंप्लीट हो गई थी, लेकिन मेन लीड नहीं मिले थे उनको, हनुमान का रोल जो करेंगे। तो सोनी टीवी ने मेरे को सजेस्ट किया कि ये जो लड़का हाकिम खान कर रहा है, इसका एक बार लुक टेस्ट लो, जेनिट को बोला। तो जेनिट मैडम ने मेरा फिर लुक टेस्ट लिया हनुमान के लिए, और लकीली वहां पे मेरे को रूपाली मैम मिली, अभिमन्यु सर मिले जो कॉन्टिलो के प्रोड्यूसर्स हैं, उनको मेरा ऑडिशन अच्छा लगा और उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं हनुमान का कैरेक्टर कर सकता हूं। तो वहां से मैं फाइनल हो गया हनुमान के लिए। रेस्ट इज हिस्ट्री। आप सबको पता है संकट मोचन महाबली हनुमान एक अमेजिंग सुपरहिट शो रहा है, आज तक मैं देखता हूं, अभी तक शुमारू पे चल रहा है, कभी किसी लैंग्वेज में बहुत चल रहा है, सारे रिपीट, कई लैंग्वेजेस में डब भी हुआ है, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल वायरल हो गया है। मैं उसकी रील्स देखता रहता हूँ, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखता रहता हूँ, जहाँ पे भी हनुमान जी से रिलेटेड कुछ होता है या पोस्टर होता है तो वहाँ आपकी फोटो छपती है। तो कैसा लगता है कि लोगों ने आपको इतना प्यार दिया और इतना अपनाया? क्योंकि पहले दारा सिंह हुआ करते थे जिनको हनुमान जी के रूप में देखा जाता था, इतने बड़े शूज में आपने पैर डाला, मतलब आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन हुआ दारा सिंह जी के साथ और आपने काफी अच्छा भी किया, तो वो कैसा लगता है? बहुत अच्छा, प्राउड फील होता है कि मैं इस रोल को ठीक ठाक निभा पाया, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा था और लेजेंड के साथ था जो पहले ही दारा सिंह जी जो कर चुके हैं, वो तो इम्पॉसिबल सी बात थी आज के जमाने में करना। लेकिन मेरे साथ प्लस पॉइंट ये था कि मेरे को वीएफएक्स का बहुत सहारा था, क्योंकि हमारे शो में काफी अच्छे तरीके से वीएफएक्स इस लेवल पे टीवी पे लॉन्च किए गए थे कि उड़ते हुए दिखाना और ऐसा दिखाना जो फेक ना लगे कुछ भी। तो इस चीज का बहुत सहारा मिला मेरे को, जैसे बच्चों ने, क्योंकि हनुमान जी की स्टोरी हर कोई जानता है, हर किसी को पता है, कितने कार्टून भी चलते हैं, बिल्कुल बार बार एक चीज को दिखा के आदमी बोर हो जाता है, लेकिन दिखाने का तरीका में डिपेंड होता है कि हनुमान जी कैसे राक्षस को मार रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं लोगों से, क्या क्या, कैसी गदा है उनकी, स्टाइल कैसा है, कि बॉडी कैसी है, कि हनुमान जी जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, कि स्टोरी सबको पता है, लेकिन
प्रेजेंट करने का तरीका हमारा बहुत एडवांस था, बहुत अच्छे नया था, बिल्कुल कैमरे भी बहुत एडवांस लेवल पे थे और वीएफएक्स खास तौर से बहुत कमाल का था। तो उन सब चीजों ने मेरी हेल्प करी जो मैं ये रोल को अच्छे तरीके से निभा पाया और उससे ही मेरे करियर में बहुत सारा चेंज आया क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी मेरे को बुलाने लगे वहां पे इवेंट्स के लिए और मेरे ख्याल से आप इंडोनेशिया गए थे, हाँ थाईलैंड गया था, तो बहुत अच्छा। और आज भी आपको मतलब वो शो को बंद हुए आई थिंक 3-4 साल हो गए, लेकिन अभी भी उतना ही प्यार मिलता है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके देखो, कमेंट सेक्शन में देखो, लोग ये मानने लगते हैं क्योंकि करेक्ट उनके मन में एक इमेज बन जाती है कि ये ही हनुमान जी हैं। बिल्कुल। और आपके पास जो मैसेजेस भी आते हैं, मुझे सब पता है कि हनुमान जी मेरा एग्जाम है, प्लीज मुझे पास करा देना एंड ऑल। ये सब कुछ गाइस रियल में होता है, आज की लाइफ में भी, आज की दुनिया में भी ये सब कुछ होता है। भीड़ लग जाती है किसी गांव में मैं जाता हूँ अगर या एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो लोग पहचान जाते हैं तो वहाँ भीड़ लग जाती है उधर और लोग लिटरली पांवों में गिरने लग जाते हैं, सच समझने लग जाते हैं। लेकिन आपको उस गेटअप से इस गेटअप में पहचानना इतना इजी नहीं है, इसीलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ कि भाई यही वो थे जिन्होंने वो लेजेंडरी कैरेक्टर को निभाया था, अच्छे से किया था। सो निर्भय, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी डिफिकल्टीज क्या क्या आई जब आप वो कैरेक्टर करते थे, लाइक गेटअप होता था, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता था? क्योंकि आई एम श्योर ये आसान बिल्कुल नहीं हुआ। आसान बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि कई चीजें लाइफ में पहली बार करी थी मैंने इसके अंदर, क्योंकि जैसे आप मेकअप का देखते हो तो मुंह के अंदर डेंचर लगता था, जो अब तो कॉमन हो गया है, जितने भी हनुमान शोज बनते हैं ज्यादातर सब वही करने लग गया है। क्योंकि शुरुआत में हमारे सामने ये चैलेंज था बहुत बड़ा, क्योंकि फाइट सीन बहुत ज्यादा थे इस शो के अंदर, एक्शन बहुत था, तो मुंह पे जो वो पहले मेकअप करते थे वो गम जो है निकलने लग जाती थी बाहर, तो जिससे क्या बार बार उसको चिपकाना लगाना और HD कैमरा आ चुके थे, क्लोजअप में दिक्कत आना कि ये क्या चीज है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। बीच में हमने ट्रायल वैसे किया लेकिन वो बैठा नहीं, तो किसी बहुत टाइम में स्ट्रगल करने के बाद, सर्च करने के बाद, हमारी क्रिएटिव टीम ने बहुत सर्च किया, सोनी की टीम ने बहुत सर्च किया, क्रिएटिव टीम ने इसके, तो फिर पता चला कि नकली दांत जैसे होते हैं तो वो भी तो अंदर से लगाते हैं, तो अगर दांतों को थोड़ा बड़ा कर दे, जैसे दांत हटा दे और जो मसूड़े होते हैं जिन्हें कहते हैं वो थोड़ा मोटे कर दे और यहाँ लगा दे, तो अंदर से मेकअप होगा तो ये चीज लाइन जो है ये छिप जाएगी बिल्कुल, हम हाईलाइट करके उसको मुंह को बाहर निकाल सकते हैं। तो वो चीज का लुक टेस्ट हुआ काफी, तो वो सेलेक्ट हो गया, लेकिन उसको खुद के बॉडी में ढालना, वैसे में एक्सप्रेशन देना वो बहुत पेनफुल था। खाना कैसे खाते थे फिर आप? खाना वो निकल जाता था, खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब आप हाथ सपोज ऐसे खड़ा करके देर तक आप रखोगे तो आपके हाथ दुखने लग जाएंगे। वही चीज ये थी कि मेरे जबड़े जो थे वो ऐसे दुखने लग जाते थे, दर्द होता था यहाँ पे चिपकाने खाने में या कुछ करने में कुछ देर के लिए। एक आधे महीने के बाद मेरे को आदत पड़ गई, वो दर्द जो था वो खत्म सा हो गया क्योंकि बॉडी ने अपना लिया उस चीज को, तो वो चीज नॉर्मल होने लग गई। ये एक सबसे टफ पॉइंट था। दूसरी चीज, हार्डनेस पे इतने काम होते थे कि हार्डनेस मेरे को अंदर से पहना नहीं सकते क्योंकि जैकेट जो होती है, क्योंकि मेरी अपर बॉडी तो दिख रही है। वीएफएक्स का आपको बता दूं, हार्डनेस वो होता है जैसे कुछ एक तरह की रोप्स होती हैं जिससे हमको बांध दिया जाता है जब भी कुछ उड़ने फेंकने का सीन्स होते हैं, तो सेफ्टी के लिए वो यूज होती हैं जिससे हम गिर ना जाएं, अगर गिरते भी तो कुछ हो ना, तो वैसे ही बांध दिया जाता था। जैसे हनुमान जी का रोल ये कर रहे हैं तो इनको लगातार उड़ना पड़ता था, बिल्कुल, तो वो पीछे ग्रीन स्क्रीन पे या ब्लू स्क्रीन पे ये लोग शूट करते थे, रस्सी बांध के उड़ता था मैं, तो आप मतलब लटके रहते थे। और जैसे कपड़े होते हैं तो आप अंदर से पहन सकते हो कुछ भी, जैकेट आपको सीधा उड़ा लेंगे, ऐसा कर लेंगे, इजी रहेगा। लेकिन हनुमान जी के अंदर क्या है, ऊपर ज्वेलरी होती है, कुछ नहीं, और हरे कलर का अगर वो लगाए तो वीएफएक्स का काम इतना ज्यादा बढ़ जाए और टेलीकास्ट प्रॉब्लम होती है शूज के अंदर हटाने के अंदर, तो मेरे को एक ही हार्नेस लगती थी कमर पे और मेरे को बॉडी बैलेंस अपना ऐसे रखना पड़ता था, यूं सीधा, क्योंकि यूं उड़ना है, तो यूं सीधे रखने के लिए मेरी बहुत एनर्जी लगती थी, मैं पेट के बल ही रहता था, यूं क्रैम्प आना, ये सब। तो आगे से क्या फैंस चलाते थे? आगे से हाँ, तेज हवा, पंखे से क्या है, मेरी वो पूरे उड़े कपड़े, बाल उड़ते हुए दिखाए, तो फिर वो वहां से लेके आते थे, यूं में रहता था और जोर के हार्डनेस पीछे करते थे, छोड़ते थे तो जूप करके जाती थी, तो वो शॉट वो मिल जाता था। वो बैक से भी होता था, फ्रंट से भी होता था, वो एक शॉट कई बार घुमाया जाता था। ऑलमोस्ट आप रोज उड़ते थे? डेली लड़ाई के करने के सीन, फाइट में उड़ के नीचे गिरना, राक्षसों को फेंकना, तो वो ऐसे तो हो नहीं सकता, तो हार्डनेस की जरूरत पड़ेगी। तो हार्डनेस के सीन मेरे लगभग ये समझ लो हफ्ते में एक दिन तो होता ही होता था, जो पूरा दिन हार्डनेस चलता था, वो एक दिन में वो पूरा हफ्ते का हार्डनेस ले लेते थे, क्योंकि कई शॉट तो वही मल्टीप्लाई शॉट लगा देते बीच में, लेकिन एक दिन बहुत भारी पड़ता था, तो ये फर्स्ट टाइम था जो सीखने को मिला और काफी टफ था, क्योंकि ज्वेलरी और गदा इतनी भारी भारी चीजें लेके आप अपना बॉडी के साथ, मुकुट इतना भारी, तो वो लेके आप हवा में उड़ना, बैलेंस करना, फिर ये सब गिरना, एटीट्यूड भी सही रखना,
होठों पे भी लगा हुआ, पीछे पूंछ भी है, तो बहुत टफ इट्स जॉब नॉट थी। इजी गाइस। आप लोग तो जो फिर एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। और जब हनुमान जी का रोल आपको मिला तो आपने फिजिकल तरीके से भी उसके लिए कोई बिल्कुल तैयारी मैंने की? बहुत तैयारी क्योंकि करी। मुझे याद है जो इनका एंट्री सीन था, इनकी एंट्री सीन में जो कपड़ा था वो थाइस से थोड़ा नीचे तक था, लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ता गया तो वो ऊपर हो कपड़ा गए legs। ऊपर होता गया है, हाँ, इनके लेग्स को हाईलाइट करते थे। हाँ, क्योंकि आई थिंक ये तो मैं एडमिट भी करूंगा, तुम्हारे जो लेग्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट है इन द इंडस्ट्रीज। क्योंकि बहुत लोगों को देखा अच्छी फिजिक रखते हैं, अच्छी बॉडी रखते हैं, अपर बॉडी रखते हैं, लेकिन लोअर बॉडी पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आप जैसी लोअर बॉडी टेलीविजन इंडस्ट्री में तो मैंने नहीं देखी है, जिसके इतने ह्यूज लेग्स हो, इतने रिप्ड हो, ऐसी कटिंग हो। तो क्या मेहनत की, स्पेशल मेहनत की हनुमान जी का रोल प्ले करने में? स्क्वाट्स खूब लगाता था मैं, एक्सरसाइज, क्योंकि मेरा मानना ऐसा था कि हनुमान शोज इतने ज्यादा आ चुके हैं, खूब आ और चुके अभी हैं, भी चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, लेकिन सब एक जैसी स्टोरी होती है। और मेन हनुमान जी को दंगल में उनकी कभी कुश्ती होती है, कुछ भी होती है, उनको लंगोट ही दिया जाता है प्रॉपर, कभी कैपरी नहीं दी जाती, करेक्ट करेक्ट। हमेशा लंगोट ही होता है उनका। तो हाँ, गेटअप उनका वही था। तो मैं भी यही चाहता था कि मेरे को लंगोट मिले, लेकिन लंगोट के लायक इंसान की लेग्स होनी चाहिए। आप ऊपर से तो हैवी हो गए हो, नीचे से आप पतले पतले से, ऐसा लगेगा बोरी, मतलब लकड़ियों पे बोरी खड़ी करी हुई है, तो मजाक से उड़ सकता है। और हनुमान जी की एक छवि इतनी पावरफुल है कि वो एक ही उंगली से पहाड़ उठा लेते थे। ये तो मजबूत होंगे वो नीचे से, आप फोटोज में भी देखोगे तो हनुमान जी की लेग्स और ये सब अच्छी सॉलिड होती थी। तो मैंने कोशिश किया कि मैं कुछ अलग अपनी बॉडी में डालूं। तो जब मैं दुशासन कर रहा था तब मेरी लेग्स नहीं थी, नॉर्मल थी जैसे सबकी होती हैं। मैं हनुमान तब के आपकी लिए फिजिक भी इतनी ह्यूज नहीं थी, क्योंकि अगर आप देखें तो आप काफी लीन थे उस वक्त। मेरे को हनुमान जब ऑफर हुआ तो मैंने सोचा कि मैं क्या डिफरेंट कर सकता हूँ। मतलब कि बीएफएक्स अपना काम कर रहा है, प्रोडक्शन हाउस अपना काम कर रहा है, राइटर अपना काम कर रहा है, लेकिन एज ए एक्टर मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं अपनी, मेरे को जो टाइम मिला है, जब छोटा हनुमान का ट्रैक चल रहा था तो मेरे को 4-5 महीने मिले थे खुद के ऊपर। तो मैंने उस दौरान अपने ट्रेनर को कहा कि मेरे को लोअर पार्ट भी अच्छा करना है। तो मैंने लोअर पार्ट हफ्ते में 2 दिन करना चालू किया, और लिटरली करता था। मेरे को वॉमिट भी होती थी, दर्द भी होती थी, क्रैम्प्स भी आते थे, बहुत टफ था लोअर पार्ट को करना, लेकिन धीरे धीरे मैंने उसको मेंटेन कर लिया, और वो लकीली मैं बना ली मैंने लेग्स वहां से। तो मैंने अपने में ये मेहनत करी। और दूसरी चीज मैंने कोशिश करी कि मैं आंखों से एक्सप्रेस कैसे कर सकूं, क्योंकि डायलॉग से तो आप कर लो। डायलॉग से मेरा क्वेश्चन है, डायलॉग डब होते थे? डायलॉग डब होते जो आपके मुंह के अंदर जो डेंचर होता था, इट्स नॉट इजी कि आप क्लियरली बोल पाओ। हाँ, वो बिल्कुल क्लियरली नहीं बोल सकते, क्योंकि तुतलानापन निकलता ही निकलता था। और मेरे पास इतना टाइम था नहीं कि मैं डब कर सकूं, क्योंकि मैं डे नाइट शूट करता था। मतलब जो आवाज थी हनुमान वो जी मेरे से किसी और की थी, मेरे से मिलती, पर्सनैलिटी से मिलती जुलती आवाज वाले बंदे को। बहुत सारे होते हैं वॉइस आर्टिस्ट जिनका काम यही होता है कि वो अपनी आवाज देते हैं। वो डबिंग करते थे, लेकिन वो मेरे सेट पे ही होते थे। वो एक्सप्रेशन, क्योंकि डबिंग करना का काम भी बहुत टफ है, वो इजी नहीं है, क्योंकि आपने जैसे रो के एक्सप्रेशन दिए हैं तो उसको रोना पड़ेगा, उसको भी रोना पड़ेगा, तभी वो फील वो दे पाएगा। अब मैं रो रहा हूँ और वो नॉर्मल बातें करते हुए बोल रहा है तो पता लग जाएगा। करेक्ट। तो ये एक चैलेंज था कि टेलीकास्ट डेली देना था, और मेरे पास टाइम नहीं था डबिंग का, तो और मेरे से आवाज मिलती जुलती वाले बंदे को ढूंढने का, ये सारा करने का। तो प्रोडक्शन हाउस ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। जिसने भी डब किया बहुत अमेजिंग काम किया है, उनकी भी उतनी मेहनत है जितनी आपकी मेहनत है। सो गौरव, सॉरी गौरव तुम्हें, सो निर्भय, आफ्टर हनुमान अब क्या इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं आपके? अभी एक दंगल पे चल रहा है, ये हनुमान जी का ही ट्रैक चल रहा है, उसमें मैं बाली और सुग्रीव का रोल कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम डबल रोल किया है मैंने इसके अंदर। उसके अंदर अभी एक लखनऊ में एक मूवी शूट होने वाली है, द लाइफ करके, उसमें मैं मेन नेगेटिव रोल कर रहा हूँ। और अभी नई शोज की बातचीत चल रही है काफी, अभी देखो कौन सा फाइनल होता है। और बाकी इवेंट्स तो चलते रहते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेरे को भी रिसेंटली पता चला है, तो मैं जानना चाहता हूँ आपको पता है या नहीं पता है, या लोगों को पता है या नहीं पता है। हनुमान जी का एक बेटा था, उसका नाम क्या था? अरे ये तो किसी को ही पता होगा। नहीं पता, मुझे नहीं पता था, और बहुत लोगों को नहीं पता होगा, कईयों को तो ये भी नहीं पता होगा कि हनुमान जी का बेटा था। मकर ध्वज था जो पसीने से हुआ था, उनके उड़ते हुए जा रहे थे, मछली के ऊपर पसीना गिरा। तो बाकी पूरी कहानी है इसके ऊपर। वेरी गुड। सो गाइस, अगर आप प्रिपेयर करते हो, अगर आप सोचते हो कि हम ऐसे ही कोई भी रोल कर लेते हैं, तो उस रोल के लिए उसकी जड़ तक जाना पड़ता है, हर चीज को समझना पड़ता है, अपने दिमाग में डालना पड़ता है, तभी आप उस चीज को अच्छे से निभा पाते हो। सो निर्भय, आप अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पॉजिटिव रहो, अच्छी आदतें खुद के अंदर डालो, और कोई नेगेटिविटी आती है तो उससे कोशिश करो कि लड़ पाए और उसको दूर रखें, क्योंकि नेगेटिविटी तो आएगी ही आएगी, उससे तुम बच सकते हो नहीं। लेकिन अपनी बॉडी में आप उसको किस तरीके से आसपास से निकाल लेते हो, कि उसको ऑब्जर्व कर लेते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो बस थोड़ा मोटिवेट रहो और अच्छी आदतों के साथ रहो।
थैंक यू सो मच। सो गाइस, ये थे निर्भय वादवाद, जिनको संकट मोचन महाबली हनुमान के नाम से भी जाना जाता है, उस रूप में भी देखा जाता है, बट एक नॉर्मल एक्टर हैं। सो गाइस, इनको एक्टर की तरह ट्रीट कीजिए, भगवान जी की जगह कोई नहीं ले सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो ये इनका लिंक है, ये मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप हमें डीएम कर सकते हो। और अगर आपको ये आई पॉडकास्ट बाय रव पसंद आया, आप चाहते हैं और भी गेस्ट को मेरे साथ देखने के लिए, तो वो कमेंट जरूर कर देना, मैं रिप्लाई करूंगा। चलिए गाइस, चलते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।